ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज 14 जुलाई है। हालांकि प्राय मैं सैटरडे को आपके सामने उपस्थित होता हूं, लेकिन आज एक विशेष ओकेजन है। आप मीडिया कवरेज देख रहे होंगे, आपने न्यूज चैनल पर देखा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने फ्रांस की यात्रा की और फ्रांस में एक विशेष सेलिब्रेशन चल रहा है जिसके लिए आपने नाम सुना होगा, बैस्टिल डे। इस पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिले हैं। हमारे जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने भी सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट है वह भी मोदी जी के साथ वहाँ उपस्थित है। 25 इयर्स के जो इंडिया और फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका सेलिब्रेशन है। जो हमारा राफेल एम का डील है, सबमरीन डील है, ये सब मीडिया के आंखों के सामने है, आप सभी लोगों के सामने उसको रखा जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे हुई एक छिपी चीज है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है स्वयं अपने आप में बैस्टिल डे। और मैं कहीं ऐसा न हो कि इस पूरे सेलिब्रेशन में बैस्टिल डे का सिग्निफिकेंस लोगों की आंखों से ओझल हो जाए, इसलिए मैं आज के दिन यह लेक्चर लाया कि फ्रांस का बैस्टिल डे प्रजातंत्र की पहली आहट, द बैस्टाइल डे, एंड द यू कैन से द स्पेसिफिक द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसको हम एक हेराल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ले सकते हैं कि ये इसने एक डेमोक्रेसी के एरा को हेराल्ड किया। कैसे किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों में इस तरह की धारणा होती है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति या फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और दुनिया में डेमोक्रेसी का पैगाम या डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। लेकिन नहीं, डेमोक्रेसी को आने के लिए एक लंबी यात्रा करनी होगी। डेमोक्रेसी 20वीं सेंचुरी का फिनोमेना है, 20वीं सदी का फिनोमेना है, जो वर्ल्ड वॉर के बिना डेमोक्रेसी का आना संभव नहीं हुआ। और डेमोक्रेसी को लाने में रशियन रेवोल्यूशन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फ्रांस की क्रांति में जो बास्तिल दिवस है वो डेमोक्रेसी की पहली आहट क्यों बनी, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक्चुअली इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग पहले दबा हुआ था। उस समय राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, मोनार्की, एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड चर्च, ये तीन पावरफुल निकाय थे और ये लोगों को दबा रहे थे। लेकिन उस समय लोग, जिसको आप लोग में यानी पीपल में जो निम्न वर्ग के लोग थे, वह उनमें अभी इतना कॉन्शसनेस नहीं आया था। उनके पास अपना कोई लीडरशिप नहीं था, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो अपने आप को या अपने ग्रीवांसेस का रिड्रेसल कर पाते, जो अब उनके कष्ट थे उसके निवारण के लिए कुछ कर पाते। लेकिन चूंकि 17th-18th सेंचुरी तक, विशेषकर 18th सेंचुरी तक, 18वीं सदी तक एक सशक्त मध्य वर्ग, एक पावरफुल मिडिल क्लास इमर्ज हो चुका था। इसका नाम ही मिडिल क्लास था क्योंकि उस समय पहले विभाजन या पहले जो सोसाइटी का डिवीजन था वो तीन वर्गों में हुआ करता था। एक क्लर्जी क्लास था, पादरी वर्ग, दूसरा एरिस्टोक्रेटिक क्लास, कुलीन वर्ग, और तीसरा कॉमनर्स, जो जन सामान्य थे, जिसको आप निम्न वर्ग मान सकते हो। उसमें कारीगर, शिल्पी थे, किसान थे, ये लोग थे। लेकिन जब धीरे धीरे व्यावसायिक क्रांति हुई, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, नए नए पेशाएं आई, नए नए प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस आए, तो एक नए क्लास के रूप में मिडिल क्लास आया। ये क्लास अपने राइट के प्रति धीरे धीरे कॉन्शसनेस इसमें आया और धीरे धीरे इसके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी, आर्थिक क्षमता भी बढ़ती गई। पहली बार 18th सेंचुरी में इस वर्ग ने अपने एक अलग प्रेजेंस को महसूस करवाया और कहा, राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च तीनों को एक तरह से उसने चेतावनी दी कि आप अगर अपने आप को बदल सकते हो तो बदलिए, क्योंकि हम इस स्थिति को अधिक समय तक सहन नहीं करेंगे। और इसको अगर आप विश्व इतिहास में देखेंगे तो दैट इज कैरेक्टराइज एज यूरोपियन इनलाइटनमेंट। इसको यूरोपीय प्रबोधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद एक क्रांति अमेरिका में हुई, जिसकी चर्चा वो मेरे विचार का यहां विषय नहीं, अमेरिकी क्रांति, इसको आप एक मध्यवर्गीय क्रांति मानिए। और फिर फ्रांस में स्थिति आई। लेकिन जो ये बैस्टिल है, ये बैस्टिल को हम प्रजातंत्र की पहली आहट क्यों मानते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक्चुअली हुआ ऐसा कि फ्रांस में भी सबसे पहले अपने अधिकार के प्रति सजगता आई मध्य वर्ग को। वैसे मैं बताऊं कि फ्रांस का सोसाइटी तीन वर्गों में बटा हुआ था, मतलब तीन स्टेट्स में। एक कहलाता था फर्स्ट स्टेट जो पादरी वर्ग था, दूसरा सेकंड स्टेट जो कुलीन वर्ग था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, और तीसरा कॉमनर्स था जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास दोनों था।
लेकिन जो लोअर क्लास था उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं थी, उसकी बड़ी तंग हालत थी। और मिडिल क्लास इकोनॉमिकली वेल ऑफ था, पावरफुल था, लेकिन मिडिल क्लास को बस इतनी शिकायत थी कि भाई वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, आर्थिक रूप से इतना सक्षम है, लेकिन उस वर्ग को क्यों वह सम्मान प्राप्त नहीं है, वो रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च को है। तो खैर एनीवे, ये वर्ग ने बार बार सरकार के सामने मांग रखी है। उस समय कुछ फ्रांस के गवर्नमेंट, जो लुई 16वां वहां का शासक था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी खराब हो गई कि वह उस संकट से नहीं उबर पा रहा था और चाह रहा था कि हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को लागू करवाएं, क्योंकि उसकी समस्या यह थी कि जो टैक्स उसको मिल रहा था उसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं चल पा रहा था। वजह क्या थी कि जो क्लर्जी क्लास था और एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, ये दोनों प्रिविलेज क्लास थे, ये कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, और पूरे टैक्स का भार होता था थर्ड स्टेट पर, जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास था। तो लोअर क्लास की तो वाकई में इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब था कि अब लोअर क्लास तो कुछ देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। मिडिल क्लास दे सकता था, लेकिन मिडिल क्लास को इस बात पर, जो मध्य वर्ग था, उसको शिकायत इस बात की थी कि भाई हम क्यों कर दें, जो बैठ बैठाए खा रहे हैं क्लर्जी क्लास और एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इनसे क्यों नहीं कुछ मांगा जाता, हम क्यों दें। तो एक तरह से मिडिल क्लास को एक तरह से राइवलरी थी, जेलसी थी, एक सेंस ऑफ लॉस था कि भाई हम क्यों पूरा बर्डन बर्दाश्त करें, और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा है तो हमें राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, हमको इसेंशियल पॉलिटिकल और सोशल राइट्स मिलने चाहिए, यही मुद्दा था। अब लुई 16 जो मोनार्क था, उसको लगा भाई कोई स्थिति अब ऐसी नहीं है, तो एक वहां उसके पार्लियामेंट हुआ करता था, वहां की संसद हुआ करती थी, उसका नाम था स्टेट्स जनरल। तो किंग ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि तीनों को बैठाकर हम निपटारा कर लेते हैं, और स्टेट जनरल का हम जब बैठक बुलाएंगे, उसका हम सेशन बुलाएंगे, तो उस सेशन में ही कुछ क्रिएटिव निकल कर आएगा और इसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अब 175 ईयर से 175 वर्षों से उस फ्रेंच पार्लियामेंट स्टेट जनरल का सेशन नहीं हुआ था। आज स्टेट जनरल का सेशन 175 ईयर्स के बाद हो रहा था। यह इस बात का सिंबॉलिक था कि मोनार्की अब लाचार हो चुका है। खैर चलिए, सेशन शुरू हुआ। उसी में बात नहीं बनी, उसके अपने कुछ अलग कहानी है, लेकिन इतनी डिटेल्स में मैं आपको नहीं ले जाना चाहूंगा। जो सेशन में तीनों के अलग अलग चैम्बर थे, जब वोटिंग की बात हुई तो वोटिंग के मुद्दे पर मतभेद हो गया, और चूंकि एरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, और जो मोनार्की था वो भी उन्हीं के पक्ष में बह रहा था, तो अपने आप को मिडिल क्लास ने अलग थलग समझा। आप कहेंगे उसमें क्या, उसमें लोअर क्लास था? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वो पार्लियामेंट में लोअर क्लास का भी रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन मिडिल क्लास कर रहा था, क्योंकि उसकी जो बैठक होती थी वो पैलेस था, पैलेशियल बिल्डिंग, उसके पेरिफ्री में होती थी, उसके अहाते में होती थी। तो उसमें कोई नॉन एलिट नहीं अलाउड था, मतलब उसमें लोअर क्लास के लोग अलाउड नहीं थे, उनको भी रिप्रेजेंट मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे। क्या, चलिए, जब बात नहीं मिली तो मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स, पास में एक टेनिस कोर्ट है, वो टेनिस कोर्ट में आ गए और कहा कि देखिए, हम ऐसा है कि हम इनके साथ नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका कि इनका इरादा सही नहीं है, तो चलिए हम अकेला पार्लियामेंट बन जाते हैं, अरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च को हम अस्वीकार करते हैं। और 17 जून को उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अब जब ये काम उन्होंने किया तो अब स्थिति बड़ी विकट हो गई। अब मोनार्की को लगा कि अरे, ये तो अब मिडिल क्लास बहुत पावरफुल हो रहे हैं और वो अपने रास्ते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम इनके इस विद्रोह को, जो मिडिल क्लास के प्रतिनिधि कर रहे हैं, उसको दबा देते हैं। उसने आर्मी और पुलिस को कहा कि जाइए टेनिस कोर्ट को घेर लीजिए, उन सबको वहां से पीट कर भगा दीजिए, बस यही इसका इलाज है। अब यहां से आर्मी और पुलिस चली उनको भगाने के लिए, लेकिन जिस समय मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स आए टेनिस कोर्ट में, तो उस समय पेरिस में जो कारीगर लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, जो आर्टिजन्स थे, जिसको आप सेंस कुलोटस भी कह सकते हो, फ्रेंच वर्ड है एक सेंस कुलेटस, जो कॉमनर्स जिसको कहोगे, क्या, जो बिल्कुल निम्न तबके के लोग थे, जिसको मजदूर आप कह सकते हो एक सेंस में, लेबर वर्कर्स, डॉकयार्ड वर्कर्स थे, कारीगर थे, वो सब दौड़ पड़े टेनिस कोर्ट की तरफ। और टेनिस कोर्ट की जब सूचना मिली तो फ्रांस के किसान भी दौड़ पड़े,
जब तक पुलिस और आर्मी वहां पहुंची तब तक उस टेनिस कोर्ट को हजारों लोग घेर चुके थे। अब लगा कि अगर हमें मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां से हटाना होगा तो खुलकर गोलियां चलानी होगी जिसमें हजारों लोग मरेंगे। तो पुलिस और आर्मी लाचार हो गई और लोअर क्लास के लोगों ने मिडिल क्लास को बचा लिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसमें हमने कौन सी नई बात कही। नई बात अब कहने जा रहा हूं। देखिए, इतिहास में जो लड़ाइयां हुई है उसमें बड़ी चालाकी देखने को आपको मिलेगी। जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है, वो मध्य वर्ग सुधार चाहता है लेकिन क्रांति नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है कि मिडिल क्लास एक तरफ कुलीन वर्ग, चर्च और मोनार्की से लड़के अपना राइट लेना चाहता है, लेकिन मिडिल क्लास यह नहीं चाहता है कि हम अपने पावर हमसे नीचे के तबके में जाए, और वह है लोअर क्लास। बड़ी चालाकी से उनका एजेंडा था मिडिल क्लास का कि द गवर्नमेंट शुड बी फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल। मैंने उनका कहना था कि भाई सरकार जनता के लिए तो होना चाहिए, जनता के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा हो जाएगी तो डेमोक्रेसी आ जाएगी। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र से मध्य वर्ग को खौफ था। वो वन मैन वन वोट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे लिमिटेड फ्रेंचाइज हो, सीमित मताधिकार हो, सिर्फ प्रॉपर्टी क्लास को वोट देने का राइट हो, और उसमें केवल मिडिल क्लास के लोग वोट दे, लोअर क्लास के लोग वोट नहीं दे। वो चाहते थे चलिए हम कुलीन तंत्र और चर्च से लड़के लोअर क्लास के लिए हम कुछ कंसेशंस ले लेंगे, कुछ सुविधाएं ले लेंगे, लोअर क्लास उससे संतुष्ट हो जाए और मस्ती करे। इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए? वोटिंग राइट लेकर क्या करेगा और क्या करेगा? लोअर क्लास की स्थिति यह थी कि उनका अपना कोई नेता नहीं था, उनके अपने कोई कार्यक्रम नहीं थे, तो वो मिडिल क्लास यानी मध्य वर्गीय नेतृत्व की तरफ उसी तरह देख रहे थे जिस तरह छोटा भाई बड़े भाई की तरफ देखता है कि बड़े भैया बोल रहे हैं इसलिए हमें करना है, और बड़े भैया अपने साथ साथ हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन यहां बड़े भैया का बड़ा ही सीक्रेट एजेंडा था कि हम ऊपर राजतंत्र यानी मोनार्की, कुलीन वर्ग और चर्च से लड़कर राइट लें, उस राइट को अपने तक रहने दें और लोअर क्लास तक नहीं जाने दें, और लोअर क्लास को इसी तरह ठगते रहें या बेवकूफ बनाते रहें। यही उनका इरादा था बेसिकली। अब चूंकि अब मिडिल क्लास तो एहसानमंद हो गए, उनको तो लगने लगा कि अगर ये बंदे किसान और कारीगर नहीं खड़े रहते टेनिस कोर्ट में तो आज हम लोग पिट जाते, क्रांति की टेटे फिश हो जाती, कुछ भी नहीं हो पाता, कोई कंसेशन नहीं मिल पाता, और जो सिस्टम फ्रांस में वही चलता रहता। तो इसलिए थोड़ा ऑब्लिगेशन तो फील कर रहे थे, लेकिन दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। एक तरफ इधर भी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ इधर भी चाह रहे थे कि भाई तुम लोग दबे रहो, तुम लोग ज्यादा मत उछलो, क्योंकि तुम लोग उछलोगे तो डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो इसलिए 1789 में जिस समय क्रांति हुई और क्रांति का पहला चरण था, उस समय एजेंडा यह था कि लीडरशिप मिडिल क्लास ने, मध्य वर्ग ने अपने हाथों में लिया, और जो लोअर क्लास है वह लोअर क्लास केवल मिडिल क्लास पर दबाव बनाए हुए था कि भाई थोड़ा सा सुधार लाइए, थोड़ा सा सुधार लाइए, और थोड़ा सा और उग्र सुधार लाइए। और लोअर क्लास चाहता था व्यापक सुधार हो, परिवर्तन हो, क्रांति जैसी कोई चीज हो, और मिडिल क्लास चाहता था नहीं नहीं, आप लोग शांत रहिए, जैसे मैं कहता हूं वैसे हम कहते हैं उस तरह से आप फॉलो करिए, हम आपको कंसेशन दिलाते हैं ना, बस इतने से आपको संतुष्ट हो जाने चाहिए। ये बोलते नहीं थे, लेकिन उनके मन में इतनी ही बातें थी। लेकिन ये पूरी घटना चक्र ने अपनी करवटें बदलनी शुरू की। 5 मई को स्टेट जनरल की बैठक शुरू हुई। 17 जून को नेशनल असेंबली बना, नेशनल असेंबली पर घेरा डाला गया। उसके बाद तब तक पेरिस में भीड़ जमा हो गई, पेरिस के दस्तकार की भीड़ जमा हो गई, कुछ कुछ किसान भी आने लगे, तो एक अच्छी खासी उसको मॉब ऑफ पेरिस कहते हैं, पेरिस की भीड़। और जो मॉब ऑफ पेरिस है दैट वाज सिंबलाइजिंग द कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल को सिंबलाइज करता था कि भाई ये जनसामान्य निम्न वर्ग, वो निम्न वर्ग का सिंबल था। और जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए जो प्रतिनिधि थे वो मध्य वर्ग के इंटरेस्ट, मतलब वो मध्य वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन निम्न वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। तो अब नेशनल असेंबली चाहता था कि थोड़ा बहुत उनको कंसेशन देके उनको शांत रखें, लेकिन जो मॉब ऑफ पेरिस था वो बेचैन था कि हम कोई बड़ा परिवर्तन फ्रांस में लाए। और वही हुआ। एक दिन जिसका डर था, 14 जुलाई को
अब कह सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ चली सड़कों पर। और पेरिस में ही यही है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो सेलिब्रेशन है फ्रांस का, लेकिन ये है एक मध्यकालीन फ्रांस का फोर्ट है, किला है, वो है यही है बास्टिल। और बास्टिल जो किला है, ये बास्टिल के किला पहले मध्यकाल से ही एक किला था, फोर्ट था, लेकिन इसको जेल खाने में परिवर्तित कर दिया गया था, जेल खाना। इट वॉज नाउ इन ए जेल। और इस जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स रखे जाते थे, और खास के मोनार्क ऐसे ऐसे हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स को रखता था जो राजनीतिक कैदी होते थे, या बिना ट्रायल के किसी को जेल में डाल देना। जैसे आप अगर बुक में भी पढ़ोगे तो एक लेटस डी कैचेट होता था फ्रांस में, उसमें एक प्रोविजन यह था कि एग्जीक्यूटिव जो फ्रांस की थी उसको यह राइट था कि वह बिना किसी वारंट को किसी को किसी समय गिरफ्तार करवा के जेल में डाल सकता था। तो ये एक तरह से जेल खाने के रूप में काम कर रहा था। वो भी कोई साधारण जेल खाना नहीं था, इसको आप मानकर चलिए एक तरह से जिस तरह भारत के लिए अंडमान निकोबार था उस तरह फ्रांस के लिए था। अभी तत्काल 1789 में तो ये खाली हो चुका था, मात्र इसमें 7 प्रिजनर्स थे, और ये मुख्य रूप से स्टोरेज का काम कर रहा था, इसमें राजकीय हथियार रखे हुए थे। लेकिन एक समय था कि ये बहुत ही एक क्रूअल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किया था, और बहुत सारी ऐसी कैदियों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था जो हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स थे और जिनको बड़ा ही बुरे तरीके से दबाकर इसमें रखा गया था। तो इट वाज अ सिंबल ऑफ मोनार्कियल क्रूएल्टी, जो मोनार्की का जो एब्सोल्यूटिज्म है, उसका जो निरंकुशता है, उसकी जो क्रूरता है, उसका यह प्रतीक था बास्टिल। अब एक मॉब गई और एक बार बास्टिल में घुस गई, यही भीड़ आप देख रहे हो। ये 14 जुलाई की घटना है, और घुस के और उसके अंदर जो उसके पैलेस गार्ड्स थे उनकी हत्या कर दी और हथियार लूट लिए। इसको इतिहास में बास्टिल का पतन कहा जाता है। अब रेवोल्यूशन घटित हो गई, मध्य वर्ग के हाथ से रेवोल्यूशन छूट गया, और पहली बार पीपल ने, लोग ने, जिसको कहते हैं लोग, हम लोग, हमारी प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी द पीपल ऑफ फ्रांस, ये है द पीपल ऑफ फ्रांस, ये बास्टिल में घुसे और घुसकर इन्होंने अपने मनमाने ढंग से राजतंत्र के विनाश की घोषणा कर दी। इसका मतलब है कि पहली बार पीपल ने राजनीति में कदम रखा, और यही डेमोक्रेसी की दिशा में पहला कदम था कि लोग, जनसामान्य या पीपल इंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और यह सिंबॉलिक था इस बात का कि डेमोक्रेसी आने वाला है भविष्य में, इसलिए हम इसको डेमोक्रेसी की आहट कहेंगे। इतना ही नहीं, ये जो आपको दिख रहा है सेंस कुलोटस है, इन्हीं से निकल कर आएगा जैकोबियन, जो आगे वहां पर जैकोबियन शासन बनाएगा। फिर जैकोबियन आतंक का युग आएगा जिसकी छवि भी खराब हो गई। लेकिन इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग के हाथ में सत्ता नहीं आ पाएगी। इतिहास के इस मोड़ पर महीनों वर्ष के लिए निम्न वर्ग के हाथों में सत्ता रहेगी, लेकिन अभी वह निम्न वर्ग उतना संगठित नहीं होगा। उसके तुलना में मध्य वर्ग कहीं ज्यादा संगठित होगा, उसके पास स्पष्ट कार्यक्रम होंगे। तो फिर फ्रांस की क्रांति मध्य वर्ग के द्वारा हाईजैक कर ली जाएगी। फिर आगे नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, वो भी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आएगा। और जो यूरोपीय क्रांति होगी, उस क्रांति में निम्न वर्ग बार बार उभर कर आएगा और मध्य वर्ग का साथ देगा, लेकिन मध्य वर्ग हर बार उसके साथ धोखा करेगा। लेकिन एक समय आएगा 1848 में, जब निम्न वर्ग को अपना नेता मिलेगा, वो होगा कार्ल मार्क्स, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का संकलन करेगा, उसकी रचना करेगा, और वो नारा देगा, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। सो वी आर नथिंग टू लूज एक्सेप्ट चेंज। तो कार्ल मार्क्स का डिक्लेरेशन से सदा के लिए निम्न वर्ग मूवमेंट मध्य वर्ग से अलग हो गया। अब इतिहास में अब लड़ाई चलेगी निम्न वर्ग वर्सेस मध्य वर्ग, और निम्न वर्ग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, सभी के मताधिकार की मांग करेगा, लेकिन मध्य वर्ग उसको रोके रखेगा। और फिर मध्य वर्ग अपनी चालाकी दिखाएगा। अब मध्य वर्ग कुलीन वर्ग से मिलकर निम्न वर्ग का रास्ता रोकना चाहेगा, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि कभी भी आप समय की गति को नहीं पलट सकते। निम्न वर्ग ने सत्ता का स्वाद ले लिया है,
उसे आप अधिक समय तक नहीं रख सकते। और अंत में यही हुआ, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और यूरोप का सबसे आप कह सकते हैं जो टफेस्ट डिक्टेटर था, जो सबसे क्रूअल डिक्टेटर था, जार, उसकी सत्ता समाप्त हो गई और रूस में पहली समाजवादी सरकार, पहली वर्कर्स गवर्नमेंट स्थापित हुई। अब पूरी दुनिया की जो ये तथाकथित मिडिल क्लास लीडरशिप या कैपिटलिस्ट लिबरल लीडरशिप थे, वो डर गए और उनको लगा कि अब समय आ गया है कि हम उन्हें मताधिकार नहीं देंगे, वोटिंग राइट्स नहीं देंगे अगर सारे पीपल को, तो फिर हो सकता है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसी तरह छीन जाए जैसे रूस के जमींदारों और वहां के पूंजीपतियों को छीन गई है। तो अब चला यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का दौर। 1920 में महिलाओं को और सभी को मताधिकार यूएसए ने दिया, 1928 में फ्रांस ने दिया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रांस में 1928 में लागू हुआ, 1920 में, उससे पहले यूएसए में लागू हुआ था, 1944 में फ्रांस में लागू हुआ। अब बताइए कि 1789 में क्रांति हुई और 1944 में एक मायने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रांस में कायम हुआ, लेकिन उसकी पहली आहट यही सुनाई दी थी बैस्टिल का जो फोर्ट है उसमें। तो ये जो बैस्टिल डे मनाया जाता है, यही दुनिया में डेमोक्रेसी को याद किया जाता है कि फ्रांस दुनिया में डेमोक्रेसी का अग्रणी बना और उसके लिए साक्षी है यही 14 जुलाई बैस्टिल दिवस। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैंने सोचा कि आप लोगों के संज्ञान में जरा इस घटना को ला दूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस दिवस को मनाते रहें, लेकिन उसका जो एक्चुअल पीछे इतिहास में जाता है और उसमें जो मध्य वर्ग निम्न वर्ग के बीच की जो लड़ाई है, इतिहास में जो बदलता हुआ क्लास इक्वेशन है, डेमोक्रेसी है, उस पर भी हमारे व्यूअर्स का ध्यान जाए। तो आज मैं यही संक्षिप्त लेक्चर को यही समाप्त करना चाहूंगा और फिर हम उपस्थित होंगे किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।